अरविंद सर नमस्कार। वीआईटी क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। जी जी। आप यहाँ पर शाम के चौपाल में पधारे हैं, इस बात के लिए मैं आभारी हूँ आपका, क्योंकि आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं और यह समय हमें लगता है आपका ऑनलाइन क्लास बनाने का समय होता है। लेकिन मेरे एक बार कहने पर आप अपना क्लास छोड़ करके हमारे यहाँ आए। थोड़ी सी हम आपसी परिचर्चा का यहाँ पर जो ये विषय बनाएंगे, जो तमाम प्रकार की इस समय चुनाव का माहौल है आप देख रहे हैं, और आपका जो पढ़ाने का तौर तरीका है बच्चों को, जो आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। आपने एक क्षेत्र में जो आपने शुरुआत की, हमें लगता है कि पढ़ाने वाले तो बहुत दिग्गज रहे, लेकिन आपने ही शुरुआत किया ऑनलाइन का, तो आप एक प्रेरणा बनेंगे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और जो नवयुवक अध्यापक गण हैं इनके लिए भी। क्योंकि आप मेरी बातों को थोड़ा अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से हम लोग अध्यापन के कार्य में जुटे हैं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आने के कारण ऐसा लगता है, अब तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रतिभाओं का कहीं न कहीं, कहते हैं ना कि कद्र नहीं हुआ है या बेतरकीब हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचने को आता है कि काश हम लोग भी ऑनलाइन हुए होते तो आज हम लोग जितना अच्छा कंटेंट दिए, जितना पढ़ाएं, बच्चों का सिलेक्शन दिए इस छोटे संस्थान में, तो हम लोगों की एक अलग पहचान होती। और आपदा में अवसर जिन्होंने ढूंढ लिया 2019 से लेकर 2020 तक, 2021 तक, कुछ लोग मजबूरी में आए और कुछ शौक़ से आए, और दोनों लोगों के करियर में ऐसा चार चांद लगा कि आज वह सीधा फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बहुत आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हम लोग ऐसे ही स्थान पे, छोटे स्थान पे रहे, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी, जिसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से सफल होकर के गए हैं और बहुत सारे बच्चे आज भी हर परीक्षा में सफल होते हैं। तो हम लोग दिन रात जाग के मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अगर यही कंटेंट संपूर्ण भारत में, या कहते हैं ना कि एक ग्लोबलाइज होकर के चारों तरफ सर्वत्र फैलता तो कितना अच्छा होता। लेकिन एक कहते हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चंद बच्चों, चंद क्षेत्र में यह एक सिमट करके, यानी हमारी प्रतिभाएं सिमट के रह जा रही हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाने के क्रम में हम सबसे पहले, चूंकि दौर चल रहा है चुनाव का, तो हम इंडियन पॉलिटी पे बात करते हैं। और इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के सामने, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आपके क्लास को लोग इस समय बहुत पसंद कर रहे हैं, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार देखे हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं। इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली तक के कॉल आते हैं और कहते हैं कि कंटेंट सर आप अच्छा दे रहे हैं। अरविंद सर, आप में मुझे एक खूबी जो नज़र आती है, मैं दिल ही बता रहा हूँ, वो खूबी है कि आपके अंदर हेजिटेशन और शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लज्जा नहीं करते हैं, ठीक है। गांव में एक कहावत है कि जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। लेकिन आप में ये हमें लगता है कि दैवी शक्ति है कि आपसे अगर मैं कुछ कह दूँ, मैं भी, जैसे मैंने कुछ कह दिया आपसे, तो मैं सोचता हूँ कि यस सर को मैंने इतना बड़ा टारगेट दे दिया, लेकिन सर कैसे पूरा करेंगे। लेकिन सर चुटकी बजा के सहजता से इतना आप उसको कर देते हैं कि पूछिए मत। तो सर, ये आप इतना सामंजस्य और इतना अच्छा स्वभाव से, मतलब इतने सरलता से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को आप कैसे कर ले जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये सर एक संघर्ष की कहानी है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संघर्ष करता है, उस संघर्ष से उसको बल मिलता है। वो बल जब उसको मिलता है तो जब विषम परिस्थितियां उसके सामने खड़ी होती हैं तो ये उसका मदद भी करता है। अब रही बात, आप इलेक्शन 2024 की बात किए हैं, अब हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे हमारा पुलिस कांस्टेबल है, उसका एग्ज़ाम होगा, समीक्षा अधिकारी का भी पेपर रद्द हो गया है, उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन बनना तय है। इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन बनना क्यों तय है? क्योंकि अभी हाल में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा है कि जितना भी चुनावी चंदे हैं उसका ब्यौरा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर उसके बाद उसने ये भी आदेश दिया है कि जो आपके 324 के तहत जो
चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी नियुक्ति में जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। तो हमें लगता है कि ये जो परीक्षाएं आगामी महीने में जो होने वाली हैं उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। एक तो चुनाव आयोग से, और जो अभी हाल में यूपी में लेकर बना है उससे भी क्वेश्चन बनेगा। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि जो आपके बच्चे संस्थान में पढ़ते हैं उन बच्चों को आप इन क्वेश्चन से भली भांति रूप से उनको परिचित कराइए। हाँ, रूबरू कराइए कि क्वेश्चन हर हाल में ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये तो जो क्वेश्चन पूछता है वो करंट का ही बनता है। अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जैसा कि विभिन्न संस्थान के लोग और हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, उससे हमें अवगत होता है कि पुलिस और एएसआई के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न इंडियन पॉलिटी से उठता है। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करके जो आपके एएसआई हैं, जो पुलिस है, जो फोर्स लाइन है, उसमें अधिकतर करके देखा जाए तो लाख ही बात आती है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप नियम नहीं सीखेंगे, नियम के बारे में नहीं जानेंगे, तो पब्लिक के बीच में आप अपने आप को कैसे दिखाएंगे? क्योंकि पब्लिक के बीच में अगर आपको जाना है तो आपको नियम सीखना पड़ेगा। अगर आप नियम नहीं सीखेंगे तो आप पब्लिक के बीच में कैसे अपने आप को फेस करेंगे? तो ये उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप संविधान की बात कर दिए हैं, तो संविधान से प्रश्न पूछना लाजमी है। अच्छा सर, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसा भारतीय संविधान, हम लोग तो अवगत हैं इस बात से कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा, और ये है लचीला, जितना लचीला है उतना कठोर भी है, यानी दोनों प्रकार के गुण विद्यमान है। क्योंकि भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माता रहे वो तो महान विद्वान रहे, उन पर तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि हम लोग थोड़ा बहुत उस पर विचार करें और थोड़े से कुछ तथ्यों पर बात करें, मूलभूत तथ्यों पर बात करें, तो जैसा कि आप भी पॉलिटी पढ़ाते हैं और हम भी पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो कह सकते हैं कि जो टूटा फूटा ज्ञान हम लोगों के पास है, तो आपसी अगर शेयर करें, तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसको दर्शन के रूप में देखा जाता है। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद फंडामेंटल राइट, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डीपीएसपी, और चौथे नंबर पे आता है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसको हम दर्शन के रूप में देखते हैं। बाकी जो चैप्टर है उसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, लेकिन ये 4 जो होता है इसे मूल माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इन 4 को पढ़ने से हम मोर देन 60% प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं किसी अच्छी परीक्षा में? देखिए सर, जो आपने कहा है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर आपके और भी जो 2 चैप्टर हैं, तो ये संविधान की एक बेसिक है। संविधान को पढ़ने से संविधान में अगर पकड़ बनाना है तो ये 4 जो चैप्टर हैं इसको पढ़ना पड़ेगा। बिना 4 चैप्टर पढ़े हम संविधान पे पकड़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो केवल उसमें आर्टिकल लिखा जाएगा। वो आर्टिकल जैसे गर्भवती स्त्री के बारे में अगर है लिखा गया आगे, तो गर्भवती के बारे में आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें दिया गया है। और जिसमें हमारा कहना ये है कि सबसे पहले अगर हमें गर्भवती के बारे में अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो उसके नियम को हम फॉलो कर सकते हैं, उसके नियम को हम दिमाग में बैठा सकते हैं। बिना ये चैप्टर पढ़े हम आर्टिकल नहीं याद रख सकते हैं, क्योंकि भरसक हमने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें आर्टिकल पढ़ने में या आर्टिकल याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आर्टिकल याद करने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपने बेसिक को छोड़ दिया। अगर आपने बेसिक को पढ़ा होता शायद आर्टिकल आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा सर, पॉलिटी के ही संदर्भ में जैसा कि मैंने बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11 मूलभूत हमको ये बताए गए हैं कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इसका अनुपालन करना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसका अनुपालन करना आवश्यक तो है, लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी गई, इसके लिए कोई दंडात्मक क्रियाएं नहीं है, कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो हमें ऐसा लगता है, मैं अपना जहाँ तक मैं व्यक्तिगत राय है मेरी है कि अगर डिसिप्लिन लाना है,
है ना, डिसिप्लिन लाना है या किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना है या कोई ऐसी बात को लागू करवाना है, तो जब तक किसी बात का भय नहीं होता है तब तक कहा जाता है ना कि रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है कि भय बिन हो या न प्रीति। ठीक है, तो अगर उसके प्रति कोई भय नहीं है तो वह हम इसे इम्प्लीमेशन होने में बहुत हमें लगता है टेढ़ी खीर हो जाती है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो उसमें लिखा गया है कि हमें भारतीय संविधान के संदर्भित जो राष्ट्र ध्वज है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ठीक है, तथा हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए तो करते हैं, ऑब्वियसली सभी भारतीय नागरिक करते हैं। जैसे कि हमारे मानस पटल पे जैसे ही राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक का जो स्वर गूंजता है, जैसे ही हमारे मानस पटल पड़ता है हमारे कर्ण पल्लव पर, हम तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, होता है ना जी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि अगर नहीं करते हैं लोग या नहीं कर पाते हैं, तो बताइए कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए अगर दंडात्मक कार्रवाई कोई होती तो यह लाजमी होती कि नहीं होती? देखिए सर, पहले जो संविधान है, संविधान में आपको हमें भी और भी जो लोग हैं सभी को मालूम है कि हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। अब यहाँ पे कठोर भी है, लचीला भी है, उसके लिए अब डिपेंड करता है जो हमारा लोकतंत्र देश है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र के बल पे ही चलता है। लोकतंत्र जैसा कहेगा वैसा ही संविधान में होगा। लोकतंत्र अगर अपने आप में ये कहता है कि नहीं, दंड का अगर प्रावधान किया जाना चाहिए तो दंड का प्रावधान कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र को पसंद है तो वो करेगा, अगर लोकतंत्र को पसंद नहीं है तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र से ही संविधान बना है और संविधान से लोकतंत्र नहीं बना है, लोकतंत्र से संविधान बना है। आप देखे होंगे कि जो भी हमारे संविधान निर्माता हैं वो सबसे पहले लोकतंत्र का ही दौरा किए हैं। हर एक देश में गए, वहाँ के लोगों के बारे में जाना, वहाँ के नियम के बारे में जाने, तब समझ में आया कि नहीं हमें क्या करना चाहिए। पहले लोग क्या करते थे कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते थे उनको स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन भारत सरकार को जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तब नियम बनाया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये बनाया गया। लेकिन फिर उसके बाद प्रावधान क्या आया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मतलब प्रदान करवाएगा। निःशुल्क शिक्षा मतलब तब इसी को 11वें में जोड़ा गया। हाँ, 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ दिया। हाँ, जोड़ा गया। जी, जी, जी। तो ये अब जैसे कि पहले ये था कि लोकतंत्र को पसंद ये नहीं आ रहा था कि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, ये पसंद नहीं आ रहा था, उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे अब शिक्षित होने चाहिए। हमारे बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? जब हम नियम बनाएंगे तभी हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। और फिर उन्होंने देखा कि हमने तो कर दिया, लेकिन अगर मूल कर्तव्य के रूप में नहीं करेंगे तो प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जो है, अच्छा, शिक्षा को लेकर के सर जो तमाम आर्टिकल हैं, ये सब बातें जो आती हैं तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है तो किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा किस आर्टिकल में डाल दिया गया, तो जैसा कि जग जाहिर है भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 यही हुआ था, और इसी के तहत शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना करके, मौलिक अधिकार बना करके आर्टिकल 21 का में डाल दिया गया, यही ना। उसके बाद फिर जैसा कि ये आर्टिकल 45 में भी शिक्षा आर्टिकल, हाँ, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, उसमें भी था, लेकिन डीपीएसपी में से इसको थोड़ा सा हटा दिया गया और 86वां संविधान के तहत ही इसको हटाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 45 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निकाल करके कहाँ रख दिया गया? फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें फंडामेंटल राइट में डीपीएसपी से निकाल करके। अब जो उसमें बचा आर्टिकल 45 में, तो आर्टिकल 45 में क्या बचा है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में है। अगर हम बात करते हैं कि अभिभावकों को, यानी अभिभावकों का दायित्व है कि अपने बच्चों को निश्चित तौर पर निसंदेह वो क्या दिलवाएं?
अनिवार्य रूप से शिक्षित करें, अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाएं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो यह 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में भारतीय संविधान में वर्णित है। यही बात है ना। इसी बात को लेकर के बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर शिक्षा जो है इसके संदर्भ में कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या बातें हैं। अब देखिए जो शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये जो एक अधिनियम आया शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जिसको हम RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, तो यह आया था 2009 में। तो यह जो चंद बातें होती हैं यह बच्चों को और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पॉलिटी की तो बात हो गई, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉलिटी की बात करके, और थोड़ा सा कुछ समाज की बातें कर लेते हैं, आपसी बातें कर लेते हैं। हम लोगों का तो ऐसा लगता है पिछले कुछ वर्षों से अपने लिए जीना ही छोड़ दिए हम लोग, बस कंटेंट बनाना, बच्चों को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना, कि उन लोगों को कितना अधिक से अधिक सफल बना दिया जाए। तो थोड़ा बहुत भी अपने बारे में सोचते हैं और अपने करियर को लेकर के थोड़ा कभी कभी चिंतित भी हो जाते हैं हम लोग। ऐसा होता है क्या कि कभी कभी जैसे चिंता हो जाता है कि हम लोगों को भी कुछ, आज का जो दौर है मुझे लगता है, देखिए एकदम अगर हम फैक्ट कहें तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक हम अध्यापक बनने की श्रेणी में आ गए, आप अध्यापक बनने की श्रेणी में आ गए, जैसे आपका पसंदीदा विषय आ गया GS, तो अब GS को लेकर के उसी में आप कहते हैं ना कि उसी में आप सती गति हो रहे हैं, उसी में सती गति। और आप जानिए कि आज का जो समय है, जो आज के समय की मांग है, अगर कोई व्यक्ति हर विषय पर अपना कमांड अगर अपनी पकड़ नहीं बना पाता है, उसकी कमांड हर विषय पर नहीं है, तो यदि वह ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी के लिए सोच रहा है तो वह अपने से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। यदि आप GS के विद्यार्थी हैं, आप GS के अध्यापक हैं, छोड़िए विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं, अध्यापक हैं, तो आप बिल्कुल ग्रुप D और ग्रुप C को आप मत छुइए, हम तो यह कहेंगे। देखिए यदि आप बड़े स्तर की तैयारी कर लिए हैं तो, नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। आपको पुनः मैथमेटिक्स, पुनः रीजनिंग और पुनः तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसको पढ़ करके लोगों को ग्रुप C और ग्रुप D का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, वो सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप ये मानिए कि आप यदि यूनिक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप बहुत बड़े पावदान को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सोचें कि हम सब ले लें, ग्रुप C भी ले लें, ग्रुप D भी ले लें और अच्छी अच्छी जो परीक्षाएं हैं उसको भी ले लें, तो यह तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, और यदि आप में महारत है, आप एक विषय को लेकर के चल रहे हैं, केवल GS है, तो GS में आपको महारत हासिल है, तो आप यह मत सोचिए कि आपको गणित में भी महारत हासिल हो, आपको रीजनिंग में भी महारत हासिल हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो भाई ऐसे विद्वानों की कमी है नहीं, शिक्षण वालों की कमी है नहीं, जो जीनियस है उनकी कमी है नहीं, लेकिन यदा कदा या रेयर में होते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी एक विषय वस्तु का समुचित ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको कहते हैं ना सारगर्भित ज्ञान प्राप्त करना है, तो निश्चित तौर पर आपको एक विषय वस्तु लेके चलना होगा। तो आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? हाँ सर, इस बात से हम सहमत हैं। तो इसीलिए सर कभी कभी हम लोग अपने ऊपर, या तो जैसे समाज है कहता है कि आप क्या हैं, जैसे प्रश्न चिन्ह उठा देता है ना, तो पहले हम जब एनालिसिस किए तो हमें लगा कि भाई ग्रुप C और ग्रुप D का एग्जाम निकालने के लिए हमें जितना GS पर फोकस करना पड़ेगा, उतना मैथ पे फोकस करना पड़ेगा, उतना रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, उतना इंग्लिश पे और उतना हिंदी पे फोकस करना पड़ेगा। तो सभी विषयों, और इन सभी विषयों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। लेकिन आप मान के चलिए कि कहते हैं ना कि अगर इन विषयों को तो आप उतनी गहराई से, उतनी सारगर्भित जानकारी आप नहीं इकट्ठा कर पाते हैं अपने लिए। ये बात पिछले 5 या 10 वर्षों से जो व्यक्ति केवल और केवल मैथ पढ़ा रहा है, तो वह मैथ में आपको जैसे चक्रव्यूह आपने रच दिया, उस चक्रव्यूह का फाटक तोड़ करके और उस मैथ को सॉल्व करके आपके सामने रखने का दम रखता है। जो पिछले 10 वर्षों से GS पढ़ा रहा है, आप किसी भी विषय वस्तु से उठा करके लाएं, अगर उससे आप पूछना चाहें तो आप कहीं से प्रश्न पूछिए, वह निश्चित तौर पे सारे प्रश्नों को टच किया होगा और आपको बता ही नहीं, आपको समझा सकता है कि कैसे कैसे इसका उत्तर आ सकता है। लेकिन आप सोचें कि अब फिर यहाँ पे यदि हम सोचें कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं क्रैक हुआ, हम लेखपाल क्यों नहीं बन गए, हम पुलिस क्यों नहीं बन गए, हम सबको बना रहे हैं, या समाज का कुछ तबके के लोग कहें कि आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे हीन भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें समाज को दरकिनार कर
हम क्या हैं, हम आगे क्या बनना चाहते हैं, ये हमारी मेहनत पर निर्भर करता है, हमारी सोच है। यदा कदा यदि हम दूसरों की बात को सुन करके, सोच करके अपने आप निगेटिविटी लाते हैं तो ये हमारे पथ में एक रोड़ा बन जाता है सर। जी। जिसको ठोकर मारना, अगर एक लोगों ने कहा, 2 लोगों ने कहा, 10 लोगों ने, कहते हैं ना कि जमने से क्या होता है, एक छोटा सा कंकड़ एक बृहद पत्थर का रूप ले लेगा यदि हम इनकी बात सुनते रहे तो समाज की बातों को न सुनते हुए, हम समाज में हैं तो समाज की बातों को सुनेंगे, लेकिन जो सामाजिक बातें हैं, यदि कोई हमारे करियर पे टीका टिप्पणी करता है तो भाई हमें करियर को ब्राइट करना हमारा नैतिक दायित्व है। कोई मेरे अलावा दूसरा कोई मेरे करियर को संवार नहीं सकता है। पढ़ना मुझे है, पढ़ाना मुझे है, करियर अचीवमेंट मुझे करना है, तो जो मुझे लगता है कि मुझे यह बेस्ट आता है, तो कोई आके हमको सुझाव दे दे कि नहीं आप यह करते तो यह हो जाते, तो सुनिए उसकी बात। एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे शिक्षक का धर्म है कि सुनना सबकी है लेकिन करना अपने मन की है। तो आपका हृदय जो कह रहा है, यदि ईमानदारी से 100% अपने हृदय की बात मानते हैं, अगर वहाँ आप ले जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सफल होने से और आपको किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने से और आपको अपने अचीवमेंट को पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ठीक है, ऐसा जैसे कि एक मुझे देखा तो नहीं हूँ लेकिन बार बार सुनता आया हूँ, ये जो पिक्चर है ओम शांति ओम में, उसका जो शाहरुख खान का डायलॉग है बहुत फेमस है। तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ वह डायलॉग, क्योंकि आपके डायलॉग में वह दम है कि उस डायलॉग को भी फीका कर देता है। तो आप कृपया बताएं मुझे वह डायलॉग एक बार सुना के। डायलॉग क्या है सर वो तो? अच्छा, डायलॉग ये है कि शाहरुख खान के संदर्भ में कुछ बातें होती हैं और वो कहता है, हम देखे नहीं हैं, कि यदि आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो आपको वह चीज़ मिलाने में पूरी कायनात आपका साथ देती है। ऐसा ही कोई डायलॉग है और बहुत पसंदीदा डायलॉग है। हाँ, तो वह शिद्दत क्या है, हर व्यक्ति की अपनी विवेचना है, हर व्यक्ति की अपना एक्सप्लेनेशन है। वह शिद्दत हमारे लिए कुछ और है, वह शिद्दत आपके लिए कुछ और है, वह शिद्दत समाज के लिए कुछ और है। तो हम शिद्दत से जिस चीज़ को चाहते हैं वह चीज़ हमें निश्चित तौर पे मिलेगी। जी। लेकिन उसके लिए यदि आप हृदय पर हाथ रख के कहते हैं कि उसके लिए मैंने 100% यानी 100% दिया है और उसमें 0.1% भी कोताही नहीं की है, तो वह दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। जी, ठीक, ये बात तो बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आए और हम चाहते हैं कि आप यदि इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और मेरी शुभकामना है। मेरा जितना सहयोग हो सकता है सर मैं आपका सहयोग करूंगा। हमारे यहाँ तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, मैप है, जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, छोटा सा लैब है, आप उसका उपयोग करिए और बच्चों को आप अच्छे कंटेंट यूँ ही देते रहिए। और हम आपके एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है सर।